अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो आपका थ्योरी का लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस करना है आपका लेक्चर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। लेक्चर 2 से मुराद है कि अब आप लोगों की रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है। तो इस रिवीजन के सेशन में एक पहला लेक्चर लास्ट टाइम आपने ऑनलाइन लिया था, अब आप लेक्चर 2 की तरफ हो जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, मतलब हमने समझना है कि कंप्यूटर्स को किन बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है और उनकी हिस्ट्री के बारे में भी जानना है। हिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग होती है नो डाउट, बट अगर आपको ये चीज़ बता दी जाए कि हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है, इसका पर्पस क्या है, सो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है समझना किसी भी पार्ट की, किसी भी सब्जेक्ट की। ठीक है ना। तो बेसिकली हिस्ट्री पढ़ने का मकसद ये होता है कि आपको साइंटिस्ट्स का थॉट प्रोसेस समझ आ जाता है। मतलब कि साइंटिस्ट मतलब कोई भी इन्वेंटर जिसके बारे में जिसकी हिस्ट्री बताई जा रही हो, उसने किन हालात में किन प्रॉब्लम्स को फेस किया, उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज थे, उसने इन रिसोर्सेज को यूज़ करके इस दुनिया में एक चेंज क्या लाने की कोशिश की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री। ठीक है, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए हिस्ट्री की। क्यों? क्योंकि इसको पढ़कर ही आपका जो थीसिस होता है या फिर आपका जो रिसर्च पेपर होता है वो मुकम्मल होता है। क्योंकि आपके रिसर्च पेपर्स जब आप लिखोगे अपनी लाइफ में, तो आपके रिसर्च पेपर्स में एक पार्ट होता है लिटरेचर रिव्यू का। लिटरेचर रिव्यू में आप किसी भी फील्ड या डोमेन के बारे में रिसर्च कर रहे होगे ना, वो उसके बारे में जो प्रीवियस रिसर्च किसी ने की होती है, बेसिकली उसको हिस्ट्री ही कहते हैं, तो उसको आपने समझना होता है तब। इसीलिए आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ताकि आपको एक तो पता चले कि किसने कब क्यों कैसे किया, और दूसरा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो हमें इसको पढ़ना तो है ही। ठीक है ना। लेकिन ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको जल्दी से गो थ्रू करता हूँ। कंप्यूटर की हिस्ट्री में कंप्यूटर का मतलब है कैलकुलेटिंग मशीन, एक ऐसी मशीन जो हमारे लिए सवालात, हमारे लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो दुनिया की पहली प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली जो मशीन कह सकते हो, कंप्यूटर कह सकते हो, वो जॉन नेपियर ने ना तैयार की थी, जो एक लकड़ी की मशीन थी। और इसके अंदर स्लाइड रूल के ज़रिए से हमारे पास, ये आप देख सकते हो इमेज भी, स्लाइड रूल के ज़रिए से हम लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, कैलकुलेशन करते थे। ठीक है ना। स्लाइड रूल कैसे काम करता है ये आपको जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि ओल्डेस्ट कंप्यूटर्स जो है वो नेपियर बोन्स कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अब पास्कल ने बहुत ही कमाल किया था कंप्यूटर्स की दुनिया में आके। उसने एक मशीन बनाई थी, ये आप देख सकते हैं मशीन। इसके अंदर गियर्स हैं, मतलब छोटी छोटी गरारियां हैं। उन गरारियों को हम घुमाते थे तो नंबर्स जनरेट होते थे। उन गरारियों से ही इनपुट दी जा सकती है, उन गरारियों से ही आउटपुट हमारे पास जनरेट होती है। ठीक है। लेकिन पास्कल की मशीन की भी कुछ लिमिटेशंस थी, जिनमें एक लिमिटेशन ये है कि पास्कल की मशीन सिर्फ मैक्सिमम 99,999 तक की कैलकुलेशन करके दिखा सकती थी। मतलब 1 लाख से ऊपर की इसकी कैलकुलेशन की पार ही नहीं थी। तो पास्कल और लिबनेज ये 2 बंदे हैं जिन्होंने काम किया, कंप्यूटर्स को मज़ीद बेहतर बनाया। ओके, फिर हमारे पास चार्ल्स बाबेज, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, उनकी कंट्रीब्यूशन बड़ी अहम है। उनकी कंट्रीब्यूशन में एक हमारे पास है एनालिटिकल इंजन और एक है डिफरेंस इंजन। ठीक है ना। इसमें जो हमारे पास डिफरेंस इंजन है वो, हाँ जी, वो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, और जो एनालिटिकल इंजन है वो बेहतर टेक्नोलॉजी है। ठीक है। इसमें है क्या टेक्नोलॉजी में, जो डिफरेंस इंजन है वो एक ऐसा आइडिया है जो लेस ऑटोमेटिक है। ठीक है। मशीन के साथ ज़्यादा ऑपरेट करना पड़ता है उस शख्स को जो कैलकुलेशन कर रहा है, एज़ कम्पेयर टू एनालिटिकल इंजन। जब हम बात करते हैं एनालिटिकल इंजन की, तो वो फुली ऑटोमेटिक है, वो भाप से चलती है।
शुरुआत में बस हमें एनालिटिकल इंजन में इनपुट दे देनी पड़ती है और फिर उसका वो जो इंजन है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करके दिखाता है, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ये सारा प्रोसेस कैसे करती थी मशीन, ये जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जानने की ज़रूरत है कि चार्ल्स बाबेज, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, उनके माइंड में एक आइडिया था, जिस आइडिया को उन्होंने डिफरेंस इंजन का नाम दिया। ठीक है उन्होंने अपने आइडिया पे 10 साल काम किया, उनको फील हुआ कि यार मैं इससे भी बेहतर आइडिया प्रोड्यूस कर सकता हूँ, इससे बेहतर मशीन प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो उन्होंने एनालिटिकल इंजन भी बना दिया। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमारे काम की है। और सबसे ज़्यादा काम की जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए हैं डेट्स। ठीक है, आपने तारीखें बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि पेपर में आपसे डेट्स ही पूछी जाती हैं। ओके जी। फिर हरमन होलीरिथ साहब ने अपनी कंट्रीब्यूशन की, उन्होंने पंच कार्ड को रीड करने वाली मशीन बनाई। ठीक है, ये मशीन पंच कार्ड को रीड करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती थी। ठीक है ना, अब आप देखो कि सॉफ्टवेयर जो हैं इस दुनिया के कंप्यूटर्स में, सॉफ्टवेयर्स को आपके मशीन्स या कंप्यूटर्स में भरा जाता है और फिर वो सॉफ्टवेयर आपकी किसी ना किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, इसी तरह 1890s में ये जो होलीरिथ साहब की मशीन है, इन्होंने पंच्ड कार्ड पर जो इंफॉर्मेशन पंच हुई होती थी उसको रीड करने के लिए मशीन्स बनाई थी। ठीक है, पंच कार्ड कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। अब ये एक पंच कार्ड के ऊपर ना पंच हुए हैं कुछ नंबर्स, ये नंबर्स बेसिकली उस ज़माने के सॉफ्टवेयर हैं, उस ज़माने का सॉल्यूशन है किसी एक प्रॉब्लम का। ठीक है, ये पंच कार्ड पे जो इंफॉर्मेशन मौजूद है ये ह्यूमन आई नहीं पढ़ सकती। इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये मशीन्स यूज़ की जाती थी। ठीक है ना, ये हरमन होलीरिथ की पंच कार्ड मशीन्स। ठीक है जी। ओके, फिर हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट बात है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। वॉन न्यूमन साहब ने एंट्री मारी कंप्यूटर की दुनिया में। उन्होंने बताया कि यार ये क्या हो रहा है, पंच कार्ड्स तुम यूज़ करते हो और ये गुम जाते हैं, ये ख़राब हो जाते हैं, और एक पंच कार्ड के अंदर बहुत कम इंफॉर्मेशन स्टोर होती थी, तो एक मुकम्मल सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा पंच कार्ड्स के अंदर आता था, अवेलेबल होता था। तो इतना ज़्यादा पंच कार्ड्स को एक छोटे से काम के लिए संभालना रखना ये कोई एफिशिएंट तरीका नहीं था। तो वॉन न्यूमन साहब ने कंप्यूटर्स का ये आर्किटेक्चर प्रोड्यूस किया, ये आइडिया दुनिया को पेश किया, और आज दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे बेस करते हैं इसी आइडिया पे। आपकी स्मार्ट वॉचेस, टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, पीसीज़, ये सारे के सारे स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर ही बेस करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब के जो कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर इनपुट डिवाइसेस लाजमी होती हैं, उनके अंदर आउटपुट डिवाइसेस लाजमी होती हैं, उनके अंदर एक सीपीयू ज़रूर होता है, उनके अंदर मेमोरी यूनिट मतलब रैम और रोम ज़रूर होती हैं, और ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस भी होती हैं। ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस से मुराद है हार्ड डिस्क, ठीक है, या फिर आप यूएसबी फ्लैश डिवाइसेस यूज़ कर सकते हो, मेमोरी कार्ड, सीडीज़, डीवीडीज़, ये ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ठीक है ना, मेमोरी यूनिट से मुराद है रैम रोम। सीपीयू की डिटेल हमने बड़े अच्छे से समझी हुई है, इसके बारे में पूरा चैप्टर है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। इनपुट डिवाइसेस का भी चैप्टर है, आउटपुट डिवाइसेस का भी चैप्टर है। ठीक है ना, तो ये है वॉन न्यूमन साहब का आर्किटेक्चर जो उन्होंने प्रपोज किया था। इस आर्किटेक्चर की बेस पे ही फिर मॉडर्न कंप्यूटर्स की शुरुआत हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब है कि हम कंप्यूटर्स की तकसीम करेंगे। कंप्यूटर्स की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, क्लासेस हैं, उनकी क्लासेस किन बेसिस पे बनाएंगे? देयर आर टू बेसिस, एक फंक्शनैलिटी है और दूसरा साइज एंड पावर है। व्हेन इट कम्स टू फंक्शनैलिटी तो तीन टाइप्स के कंप्यूटर हैं, एनालॉग कंप्यूटर हैं और हमारे पास डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर हैं। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर्स की बात करूं मैं तो ऐसे कंप्यूटर जो हमें हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कॉन्टीन्यूस वैल्यूज में देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉचेस हैं आपकी, वो वॉचेस जिनमें सुइयाँ होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, जो सेकंड वाली सुई है वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। ठीक है ना, आप एक पिन पॉइंट टाइम नहीं पकड़ सकते।
बट व्हेन इट कम्स टू डिजिटल कंप्यूटर, तो अगर मैं बात करूँ डिजिटल वॉच की, उसके अंदर आपको डिजिट्स में आंसर मिल रहा होता है, ठीक है, 0345 एंड 53। तो ये एक आपके आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स, ये हमें डिजिट्स में पता चल रहे होते हैं कि ये वाला लम्हा अब आ रहा है। तो इसी तरह अगर मैं एग्जांपल दूं एनालॉग कंप्यूटर की, तो जिस तरह मरकरी वाला थर्मामीटर होता है, मरकरी एक सर्टेन लेवल पे आके हमें ख़ुद अंदाज़ा लगाना पड़ता है मरकरी ऊपर जा रहा है, कॉन्टीन्यूसली ऊपर जाता है। जिस लम्हे आप थर्मामीटर को निकालते हो किसी भी हीट वाली जगह से, तो फिर उसी टाइम उसका टेम्परेचर नीचे जाने लग जाता है, लेकिन वो इतनी स्लो जा रहा होता है कि आप अंदाज़ा लगा देते हो कि मैक्सिमम वैल्यू तो यही होगी ना। ओके, सो एनालॉग कंप्यूटर्स हमें कॉन्टीन्यूअस आंसर करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर्स हमें इंच परफेक्ट, बल्कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, इसलिए उन्हें डिजिटल कंप्यूटर्स कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर्स की एग्जांपल है आपके, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इमेजेस आपको मिल रही हैं डिवाइसेस की, ये सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। ओके जी, फिर है हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ऐसे कंप्यूटर जो हमें डिजिटल और एनालॉग दोनों टेक्नोलॉजीज़ को मिला कर डेवलप किए गए हों, वो हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। इनकी एग्जांपल है रोबोट्स। रोबोट्स एक ऐसी मशीन होते हैं जिनको हम एनालॉग इनपुट देते हैं, मतलब हम अपनी ह्यूमन वॉइस में ही कुछ ना कुछ कहते हैं। जब हम उसको कमांड देते हैं एनालॉग तरीके से, उसके अंदर जो डिजिटल सर्किट्स हैं उन कमांड्स को ग्रैब करते हैं, समझते हैं, और उस कमांड को समझ लेने के बाद हमें एनालॉग आउटपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक रोबोट को कहूँ ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ये जो मेरी आवाज़ उस तक पहुँची है, साउंड वेव्स, ये एनालॉग वेव्स हैं, ठीक है। एनालॉग इनपुट गई, उसके माइंड में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक सॉफ्टवेयर होगा, वो पहचानेगा कि मैंने उसको क्या कमांड दिया है, उसके अंदर जो डिजिटल सर्किट्स हैं वो काम करेंगे, ठीक है। और जैसे ही उसको मेरी कमांड समझ आएगी, वो मेरे लिए ग्लास ऑफ वाटर ले आएगा। ओके, तो अब ये जो उसका ग्लास ऑफ वाटर मेरे तक लेकर आना, ये एक एनालॉग एक्शन है। तो ऐसे कंप्यूटर्स जो एनालॉग और डिजिटली दोनों टेक्नोलॉजीज़ के मिलाप से हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हों, वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं। ओके जी, फिर हमारे पास हैं कंप्यूटर्स की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ एंड पावर, ठीक है। ये जो हायरार्की आपको नज़र आ रही है, जिसमें सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, इसी हायरार्की के एतबार से कंप्यूटर्स की पावर और साइज़ है। आई मीन टू से सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, और सबसे ज़्यादा फिज़िकल साइज़ भी इसी का होता है। ओके जी, उससे कम पावर होती है मेन फ्रेम की, फिर है मिनी और फिर है माइक्रो कंप्यूटर। ओके जी, सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। फास्टेस्ट का मतलब है कि ये 1 सेकंड में 1 ट्रिलियन इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस कर सकता है। 1 ट्रिलियन का मतलब है 10 खरब इंफॉर्मेशंस को 1 सेकंड में प्रोसेस कर सकता है, इतना फास्ट होता है। ये यूज़ कहाँ पे होता है? ये बहुत ज़्यादा एडवांस किस्म के प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी में यूज़ होता है, स्पेस का कोई प्रोग्राम हो वहाँ यूज़ हो सकता है। इसकी लाइव एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ तो जो वेदर फोरकास्टिंग है, ये सुपर कंप्यूटर्स के ज़रिए की जाती है, ठीक है ना। अब आप देखो वेदर फोरकास्टिंग कितनी पावरफुल एक एप्लीकेशन है। हमें तो लगता है कि हम मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट से इजीली वेदर को देख सकते हैं, कल बारिश होगी या नहीं होगी एट्सेट्रा, बट आप देखो ये एक फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा है सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना। आई मीन टू से फ्यूचर किसको पता चल सकता है? जिसके पास कोई सुपर नेचुरल चीज़ हो, ठीक है, जिसके पास थोड़ी सी डिवाइन पावर्स हों। तो ये आप देखें सुपर कंप्यूटर की जो पावर है कि वो सिर्फ वेदर प्रिडिक्ट नहीं करता, और भी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शंस करता है, और इसका एक्यूरेसी रेट 80% से ज़्यादा है। मतलब आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो किसी का भी, किसी डेटा की बेस पर। ये होता कैसे है? ये पास्ट डेटा, सुपर कंप्यूटर को हम लोग पास्ट डेटा फराहम कर देते हैं, ठीक है, पिछले 10 साल का, 50 साल का। अब उस डेटा को देखते हुए
सुपर कंप्यूटर्स के अंदर मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स या मशीन लर्निंग के फार्मूलाज इंस्टॉल हुए होते हैं। वो उन फार्मूलाज की बेस पे आपको प्रिडिक्ट करके देता है कि जनाब कल आपका वेदर का ये मौसम होगा या ये सीन होगा। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये डेटा की गेम होती है सारी, और जितना ज़्यादा डेटा होगा उतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है। इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर सिर्फ सुपर कंप्यूटर के पास होती है, ठीक है ना। इसको हर बंदा इजीली अफोर्ड नहीं कर सकता। ये इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर जाता है जितना 50 से 60 फैक्ट्रीज़ को चाहिए हो, या 50 से 60 फैक्ट्रीज़ को चाहिए हो, ओके। और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा महंगी होती है। आगे चलते हैं जी। तो जो लोग सुपर कंप्यूटर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते लेकिन उनके पास भी ह्यूज डेटा होता है प्रोसेस करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पाकिस्तान में नादरा है, ठीक है, उनके पास पूरे पाकिस्तान के लोगों का डेटा पड़ा हुआ। इतना ज़्यादा डेटा कहाँ पे मौजूद होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैंडल कर सकता है। कोई बैंक है, कोई यूनिवर्सिटी है जिसके बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, या बैंक के लाखों की तादाद में कस्टमर्स हैं। इतने ज़्यादा कस्टमर्स का डेटा डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शन होती हैं, पैसे का हेर फेर होता है, लेन देन होता है। ये इतने ज़्यादा डेटा को कौन प्रोसेस कर सकता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर ही कर सकता है, ओके। मेन फ्रेम कंप्यूटर के काम करने के तरीके में टर्मिनल शामिल होता है। अब टर्मिनल क्या है? टर्मिनल एक कीबोर्ड और मॉनिटर को कहते हैं, ठीक है। मतलब मेन फ्रेम एनवायरनमेंट में इस तरह होता है कि वी डू हैव अ लार्ज कंप्यूटर जिसको आप मेन फ्रेम कहते हो, और जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है वो अलहदा कंप्यूटर्स ख़रीदने की बजाय एक ही मेन फ्रेम कंप्यूटर परचेज़ कर देता है कंपनी को, और फिर टर्मिनल्स के ज़रिए से एम्प्लॉइज़ को अकोमोडेट करता है। वो हर एक एम्प्लॉय को एक टर्मिनल फराहम कर देता है। पावर जो सीपीयू की पावर होती है वो मेन फ्रेम की ही शेयर हो रही होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, ओके। अच्छा, देन वी आर हैविंग मिनी कंप्यूटर्स। मिनी का मतलब होता है छोटा। ये छोटे कंप्यूटर्स होते हैं लेकिन इनका एक्चुअल साइज़ एक रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन की जितना हो सकता है, ठीक है ना। छोटे ये इसलिए हैं क्योंकि मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से ये फ़िज़िकल साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे हैं, पावर में भी काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन जो हमारे घरों में कंप्यूटर्स होते हैं, जो लैपटॉप्स होते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा पावर होती है इनका प्रैक्टिकल यूज़ होता है नेटवर्क एनवायरनमेंट में एज अ सर्वर मशीन, ठीक है। अब सर्वर क्या होता है ये हम लोग अच्छी तरह पढ़ चुके हैं नेटवर्किंग के चैप्टर में। सर्वर ही वो कंप्यूटर होता था जो कंट्रोल कर रहा होता है बाकी सारे कंप्यूटर्स को, ओके। जो लोग मेन फ्रेम नहीं ख़रीद सकते, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो फिर अपना काम मिनी कंप्यूटर से चला लेते हैं। देन वी आर हैविंग माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है वो इस वजह से डेवलप किया गया था कि हर शख्स के पास मिनी मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर ख़रीदने की इस्तादाद नहीं होती, लेकिन हर शख्स के पास अगर कंप्यूटर हो अपना एक, तो वो शख्स अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। वो उस शख्स से ज़्यादा स्मार्ट कहलाता है, ज़्यादा मॉडर्नाइज समझा जाता है जिसके पास कंप्यूटर नहीं है। और यह हकीकत बात है, जिसको कंप्यूटर चलाना आता है वो ज़्यादा बेहतर अपनी लाइफ में परफॉर्म करता है, उसका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। तो इन फैक्टर्स को देखते हुए IBM कंपनी ने पहली बार PC इंट्रोड्यूस करवाया था। PC मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, एक शख्स के इस्तेमाल के लिए। फिर ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। IBM को देखते देखते दूसरी कंपनीज़ ने अपने अपने PC निकालना शुरू कर दिए, ओके। तो बात बता रहा हूँ कि ये जो PCs हैं या माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, इनकी आगे से 3 टाइप्स हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं और पॉकेट कंप्यूटर्स हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एक जो बाकी सारी दुनिया के मैन्युफैक्चरर बनाते हैं और एक जो एप्पल कंपनी बनाती है, ठीक है। इसकी डिटेल हम लोग बाद में देखते हैं। फिर है हमारे पास लैपटॉप कंप्यूटर्स। लैपटॉप कंप्यूटर्स हमारे पास होते ही इसलिए हैं ताकि हम लोगों को मोबिलिटी मिल जाए, ताकि हम लोगों को ईज़ हो जाए कि हम लोग कंप्यूटर की पोर्टेबिलिटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। अब पोर्टेबिलिटी क्या है कि हम लोग कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह आसानी तक लेके जाएं, इसलिए लैपटॉप्स दुनिया में आए थे,
ओके। और अब ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मशीन है माइक्रो कंप्यूटर की दुनिया में। फिर है हमारे पास पॉकेट कंप्यूटर्स, आपके टैब्स, मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है, ये सारे के सारे कहलाते हैं पॉकेट कंप्यूटर्स, ठीक है। अब अगर बात की जाए डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की, दो टाइप्स हैं। जो एप्पल की मशीन्स हैं, एप्पल वालों ने अपनी ब्रांडिंग इस तरह की हुई है कि वो कहते हैं हम आपको पीसी नहीं बेच रहे, हम आपको पर्सनल कंप्यूटर नहीं बेच रहे, हम आपको एप्पल कंप्यूटर बेच रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई आप उनको पीसी नहीं कहते, आप उनको एप्पल की मशीन कह सकते हो, मैकिंटॉश कहते हो बेसिकली उन्हें, ओके। तो यहाँ तक कोई परेशानी है, कोई मुश्किल आपको पेश आती है, आप पूछ सकते हैं। लेक्चर ख़त्म हो गया जी, थैंक यू सो मच।